हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके थे व्हाट डू मीन बाय बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस और अनबैलेंस्ड इक्वेशन किसको कहते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ये भी देखे थे जिसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हम वहाँ पे देख लिए थे। अभी यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। किस प्रकार से किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस्ड करेंगे, ठीक है। हम लोग एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या कोई तरीका होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले ज़रूरी बात यहाँ पे यही होती है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी जान लेंगे। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए टू फुलफिल द कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल्ड करने के लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। इसमें होता क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ, ठीक है, हमको जो अथी करना पड़ता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों साइड पे, ठीक है, वी हैव टू यूज, हम लोग को सेम तरीका यूज करना पड़ता है, मतलब एक ही चीज़ को यूज करना पड़ता है, चाहे दैट वुड बी द रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, हमको दोनों तरफ क्या करना है, एक ही चीज़ यूज करना पड़ता है, ठीक है। और हम लोग फ़िलहाल इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब केमिकल इक्वेशन को जो बैलेंस होता है, केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस होता है, और यही चीज़। और यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं डैट वी विल स्टडी, ठीक है। जो मेथड होगा हमारा, जो फाइंडिंग होगा, ये मेथड होगा, ये हमारा मेथड होगा। मेथड वुड बी, मेथड कौन सा होगा, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इसी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बहुत सारे करेंगे, ठीक है, लेकिन वन बाय वन, एक पहले स्मॉल से धीरे धीरे हार्ड पे आता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, उसी चीज़ के लिए एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे एक दे रहे हैं, ठीक है। जो हमारा H2O मतलब वाटर, ठीक है, वाटर को ही सबसे पहले हम बैलेंस, जो हमारा इक्वेशन सबसे पहले लिख देते हैं क्या, H2 प्लस O2, ठीक है। ये फॉर्मेशन क्या होता है, डेट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ H2O वाटर, ये हमारा वाटर बनता है, ठीक है। अब यही यहाँ पे लिखें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और वाटर, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दोनों कंबाइन करता है तो वाटर। तो ये जो हमारा है, ठीक है, दिस इज आवर अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसा है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। हमको अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है, इसके लिए हमको क्या करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना होगा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम आपको देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया रिएक्टेंट साइड है, दिस इज आवर रिएक्टेंट साइड, ठीक है। और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट साइड है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, जो नंबर ऑफ़ एटम्स होगा हमारे पास, क्या होगा, नंबर ऑफ़ एटम्स होगा। तो नंबर ऑफ़ जो एटम होगा यहाँ पे, जो हम देख लेंगे यहाँ पे, सबसे पहला जो हमारा लिखेंगे, सॉरी, इधर लिखेंगे नेम ऑफ एटम, कौन सा एटम होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो तरह का एटम है, तो यहाँ पे हम दो ही कॉलम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट साइड लिखेंगे, इधर रिएक्टेंट लिखेंगे, और दूसरा कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है। चलिए, इस केमिकल इक्वेशन यहाँ पे क्या है, हमारा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इसका सिंबल ही लिख लेते हैं H, और एक क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है। अब इन दोनों के लिए चलिए हम लोग आते हैं। रिएक्टेंट में हम हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 2 है, कितना है, 2 है। अगर हम प्रोडक्ट में देखते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी कितना हमारा, 2 है, ठीक है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट में 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, तो जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है यही अनबैलेंस है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, अनबैलेंस है, तो इसी के लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे हमको 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो हमको इधर किसी न किसी प्रकार इधर हमको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को 2 करना। चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे, H2 प्लस O2, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, H2O बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं क्या, एक चीज़ हम क्या कर लेते हैं, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, चाहे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, इनको बॉक्स में भर लेंगे, ताकि जो हम मल्टीप्लाई करें, जो भी नंबर मल्टीप्लाइड हो, ठीक है, जो भी नंबर से हम इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरे मॉलिक्यूल्स के लिए होगा।
ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन है तो बीच में यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। बीच में आप लोग चाहें तो अगर यहाँ पे आप लोग 2 लिखना चाहें, ठीक है, H2 और ये O के बीच में 2 लिखें तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक अति फर्स्ट है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे आप बात करते हैं तो H2 और O2 है, ठीक है, तो हमारा ऑलरेडी हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन के लिए तो ऑक्सीजन हमको 2 करना है, इधर 2 है, रिएक्टेंट में 2 है, तो प्रोडक्ट में भी 2 करना है, ठीक है। तो हम ऑलरेडी क्या किए, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या किए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर इधर हम क्या करते हैं, ये जो इधर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इसमें अगर हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब H2 और ये जो प्रोडक्ट साइड में हम लोग दोनों तरफ क्या कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब हम हाइड्रोजन में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, हाइड्रोजन वाले में, मतलब प्रोडक्ट साइड वाले, ठीक है, प्रोडक्ट वाले हाइड्रोजन में भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड वाले ऑक्सीजन में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए हमारे पास हुआ क्या, 2 जब 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 ही बच गया है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 है, तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया, मतलब ऑक्सीजन के लिए अगर हम बोले तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है। बचा हमारे पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इधर 4 है, तो इधर देखिए H2 मॉलिक्यूल फ्री है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन में 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 4 हो गया, यहाँ पे 2। अब देखिए 4 हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हो गया, यहाँ पे 4 आसानी से हो गया, ठीक है। ये था हमारा मतलब कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है, यही हमारा था। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट जो ले रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है, वो भी हमारा एग्जाम्पल क्या चीज़ का है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपको जितना भी दिया जाएगा ना, ये NCERT बुक से दिया जाएगा, और लगभग सारे आपको एग्जाम्पल्स आसानी से किया जा सकता है, मतलब जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपको सब आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आपको NCERT बुक का दिया जाए ताकि आप आसानी से वही कर लीजिए, ठीक है। बाद में हो सकता है कि और भी वीडियो आए जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग या लास्ट जो पॉइंट होगा लास्ट में, जो चैप्टर के लास्ट में, हो सकता है 7-8 जो क्वेश्चन हो हम लोग करें उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अब दूसरी जो हमारे पास जो एक इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। अनबैलेंस को हम यू भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा हम, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, Fe प्लस H2O, ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, दैट वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ Fe3 क्या बन जाएगा, Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है Fe प्लस H2, ये जो हमारे बैलेंस इक्वेशन है, इक्वेशन अनबैलेंस है या नहीं ये भी पहले देखना है, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करते हैं अनबैलेंस है या नहीं, इसके लिए अगर हम सबसे पहले अगर हम बात कर दें, ठीक है, तो सबसे पहले देखें क्या देखेंगे, Fe इधर कितना 3 है, इधर 1 ही है, तो यहीं से पता चल गया कि इक्वेशन हमारा क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। चलिए तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो अथी था हमारा ये लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला नेम ऑफ एटम लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेम ऑफ एटम, उसके बाद रिएक्टेंट में क्या है, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट में क्या है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है, रिएक्टेंट चलिए Fe है, H है, उसके बाद ऑक्सीजन, ये 3 है, सॉरी 3 बचा था, ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम, एक बढ़ा लेते हैं। Fe में कितना है, रिएक्टेंट में सिर्फ और सिर्फ 1 ही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। प्रोडक्ट में बात करते हैं तो Fe3 है, ऑक्सीजन कितना है, सॉरी हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, तो हमारे पास 4 है। चलिए अब इसको हमको क्या करना है, वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले Fe की बात करते हैं, तो Fe यहाँ पे कितना हमारे पास, चलिए इसके लिए हम एक बैलेंस्ड इक्वेशन का जो अथी लिखते हैं वो लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले इसके लिए एक बोले थे कि इसको बॉक्स बना दिए ताकि हमको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग ये H2O के बीच में Fe3O के बीच में हम लोग अथी कर देंगे, ठीक है। अभी इनिशियल है तो हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं इसको देखते हैं।
Fe तो सबसे पहले Fe में कितना है, 3 है, मतलब रिएक्टेंट में 1 है लेकिन प्रोडक्ट में 3 है। तो सबसे पहले इसको जो इजी है आपको दिखा दे, इजी पहले कर लेते हैं, ठीक है। 3 तो हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं, वी कैन राइट हियर 3, हम लोग यहाँ आसानी से 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बच गया हाइड्रोजन। अगर बात देखते हैं तो हाइड्रोजन ऑलरेडी हमारा क्या बैलेंस्ड है, ठीक है। तो बच गया हमारे पास किसका, तो ये है जो हमारे पास जो बचा है डेट इज वो हमारा बच गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में मात्र 1 है लेकिन प्रोडक्ट में 4 है। तो अगर यहाँ पे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई कुछ करना पड़ेगा 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए होगा क्या, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन हमारा 4 हो जाएगा, जबकि फिर हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम करके देखते हैं, उसके बाद फर्दर क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। यहाँ हम लोग क्या किए, ठीक है, ये ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन के पास हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। ऑक्सीजन को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका, ठीक है, तो बैलेंस हो चुका तो यहाँ पे भी हमको 4 लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस होते के साथ जो हमारा, ये तो हमारा बैलेंस हो चुका, जो हमारा ये भी बैलेंस हो चुका, लेकिन हमारा यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन क्या हो गया, 8 हो गया, जबकि यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमारे फ़ायदा के लिए क्या चीज़ दी, हाइड्रोजन ये है फ्री है, तो फ्री है तो हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे जब 4 लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, ताकि 4 2 जाइए ये भी हो जाए। तो इसका मतलब हम फिर से प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, यहाँ भी हमारा क्या हो गया, 4 से मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि इसके तो 4 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये फ्री है, हाइड्रोजन फ्री है तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी हमारा कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो ये तीनों का तीनों बैलेंस हो गया, Fe 3 है तो ये भी 3 है, हाइड्रोजन 8 है तो ये भी 8 है, ऑक्सीजन 4 है तो ये भी 4 है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या हो गया, बैलेंस हो चुका। अब जो तीसरा, धीरे धीरे हम लोग हार्ड की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले हम बिल्कुल इजी वाला किए, उसके बाद उससे थोड़ा सा हार्ड किए, अभी हम लोग क्या ना जाए, एक बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक है। उसी रिएक्शन को यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बैलेंस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे आखिर क्या होगा नहीं होगा। चलिए इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 है, जो क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल है, ठीक है। पहले हम लोग अनबैलेंस्ड रिएक्शन होता है वो लिख देते हैं। तो हमारे पास हो गया ये CO2 बचा, ठीक है, इधर बचा H2O हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सनलाइट होगा, ऑलरेडी सनलाइट होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देना, ठीक है। हाँ एक चीज़ और कि अगर आप चाहें तो इन सब में, ठीक है, इसका स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं। जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन का स्टेट आप लोग मेंशन आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेट, उसका स्टेट क्या होगा, ठीक है, उसका स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं। जो NCERT में ऑलरेडी फाइनली जो किया है, फाइनल जो बैलेंस किया उसमें स्टेट भी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक के लिए यहाँ पे लिख दें, सारे के लिए तो नहीं लिखे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक लिख दें, ये गैस है हमारा, ये भी गैस है, ठीक है, लेकिन ये जो बना हमारा लिक्विड स्टेट बना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे छोड़, अब यहाँ पे हम फर्दर आप लोग बाकी जो है अपना आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते हैं, ठीक है, बाकी आप लोग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया सनलाइट, और ये जो हमारा क्लोरोफिल हो गया, चलिए जो अब ये रिएक्शन ये सबको याद होगा आई थिंक। अगर आप लोग लाइफ प्रोसेस से चैप्टर हम पढ़ाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको इस रिएक्शन को लेके आएंगे, वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ इस चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे चलिए सबसे पहले अब इसको लिख लेते हैं, ठीक है। हमारा हुआ गया क्या, C6, ये होगा H12O6 प्लस O2 प्लस H2। वहाँ पे आपको बताया जाता होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलता है। चलिए अब यहाँ पे हम इसको नेम ऑफ एटम लिख देते हैं, नेम ऑफ एटम, ठीक है, एटम का नाम हम लोग लिख दे रहे हैं। चलिए हमारे पास नेम ऑफ एटम हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट का एक कॉलम बनाएंगे, दूसरी कॉलम होगा जो हमारा प्रोडक्ट का बनेगा कॉलम, ठीक है। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे हम जैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन, उसके बाद हमारा ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। और कोई है क्या, कोई है नहीं। चलिए
अब इसको ही हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अब चलिए रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितना है, तो कार्बन का अमाउंट ओनली 1 है। प्रोडक्ट उसके बाद हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन 2 1 3 3 हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन कितना है हमारा 2 है। चलिए ये हो गया। प्रोडक्ट साइड पे आते हैं। प्रोडक्ट साइड में कितना हो गया, कार्बन का नंबर 6, हाइड्रोजन का नंबर ये 12 14 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया, 6 2 8 एक 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे हम आपको आसानी से करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, डिफ़िकल्ट क्या होगा, मतलब हमको मल्टीप्लाई डायरेक्टली करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसके बाद और भी हम लोग टोटल 4-5 करेंगे। ठीक है, उसमें भी हम लोग देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। चलिए इसमें अगर हम बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो बैलेंस्ड इक्वेशन होगा हमारा, उसको भी लिख लेते हैं ताकि हमको बाद में वहाँ पे अथी करने में ईजी हो। CO2 प्लस H2O, ठीक है, सनलाइट, ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल, ठीक है, C6H12O6 प्लस ये क्या है हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, वहाँ पे आपको याद रखिएगा, आपको ये चीज़ हम फिर वहाँ पे लाइव प्रोसेस में पूछ सकते हैं कि हमारा उसका बाई प्रोडक्ट क्या था। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है। चलिए उसके बाद हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, एक चीज़ और जो छोटा सा हमारा काम बच गया है। ठीक है, जिसमें मल्टीप्लाई होगा या जो भी होगा, ठीक है, वहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको बताया है ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, सब में ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है, कुछ में कर दिया जा रहा है। चलिए अब सबसे पहले हम आते हैं कार्बन भाई के लिए। भाई कार्बन क्या हाल तुम्हारा, इसके लिए इसको पूछते हैं क्या हाल चाल है। चलिए कार्बन को देखते हैं। तो कार्बन हमारे पास कितना है, 6 है मात्र। कार्बन कितना है, ये यहाँ पे 1 ही है, लेकिन यहाँ पे कार्बन हमारा 6 है। तो सबसे पहले अगर हम चाहें तो कार्बन को बैलेंस कर लें। कोई दिक्कत आपको हो तो बोलिए, दिक्कत है तो बोलिए, नहीं। चलिए सबसे पहले कार्बन को ही बैलेंस करते हैं। 6 लिख दिए, यहाँ 6 लिखे तो ऑलरेडी यहाँ पे भी होगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया है, 2 से अब ऑक्सीजन कितना बढ़ गया हमारा, जैसे इस पे किए तो ऑक्सीजन हमारे पास बढ़ गया, यहाँ पे 12 हो गया है। मतलब यहाँ पे इनटू इसको कितना कर देंगे, 12 ऑक्सीजन हुआ, तो ऑक्सीजन इसको रिएक्टेंट साइड में 12 ना हो गया, तो 12 तो 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 4 3 जा, मतलब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तब टोटल 12 होगा। चलिए यहाँ पे ये पूरा टोटल यहाँ पे हम किए, उसके बाद यहाँ किया गया। ठीक है, चलिए उसके कार्बन तो हो गया। अब उसके बाद देखिए कार्बन तो बैलेंस हो गया। उसके बाद हम लोग देखें क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास 12 है, 12 एक 13 है। ठीक है, ऑक्सीजन 13 है, लेकिन इधर कितना हो जाता है, 6 है, 2 8 है, एक 9 ही है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 9 ही बचा है। इसका मतलब ऑक्सीजन का थोड़ा सा, एक सेकेंड, 6 2 8 एक 9, ऑक्सीजन 9 है यहाँ, सॉरी। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 9 है। ठीक है, हाइड्रोजन का 14 है, उल्टा मिसप्लेस हुआ, हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे 14 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद ये हाइड्रोजन सही है हमारा, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाँ हाइड्रोजन हमारा सही है। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे थे, सबसे पहले ऑक्सीजन की ही बात करें। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना, इतना 12 है, इधर 9 है। ठीक है, तो 9 है, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हाइड्रोजन के लिए कोई काम करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए अगर हम लोग देखते हैं, देखिए हम जैसे हम हायर क्लास में 11 12 में पढ़ेंगे तो स्टाइकोमेट्री से भी हम लोग वहाँ पे क्या करता है, स्टाइकोमेट्री वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये जो हम आपको ये जो दिखाया जाए, ये 6 यहाँ पे लिखा है, इसी को स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट, इसी कोफिशिएंट हम लोग बोलते हैं। और इसी की हेल्प से, ठीक है, आयनिक फॉर्म रहता है, उसको भी हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग 11 12 में जब पढ़ते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री वहाँ पे आप लोग को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल कुछ सिंपली ध्यान दीजिए कि आपको, और भी ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, रियल मेथड वहाँ पे 2 आयनिक मेथड एक होता है, स्टाइकोमेट्रिक से जो हम लोग करते हैं वो 2 अलग होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग के लिए पार्ट पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन हमारे पास मात्र 2 है, लेकिन इधर कितना है, 14 है। तो 14 है, तो हाइड्रोजन के लिए क्या किया जाए, तो हाइड्रोजन के लिए क्या किया जाए, तो अगर 7 से करते हैं तो 14 होगा। ठीक है, तो ये अनबैलेंस होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन को 12 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट साइड में हम 12 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ऑक्सीजन में भी +12 हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन भी +12 हो गया, ठीक है, ये भी 1 × 12 हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए टोटल, तो ऑक्सीजन का टोटल नंबर 24 होगा, 12 12 24 हो गया। अब चलिए हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, हाइड्रोजन भी 24 हो गया। अब हमारे पास जो बचा इन दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों, जब भी देखे वहाँ पे हम लोग देखते हैं, वहाँ पे जब आयोनिक करते थे तो वहाँ पे H2O डायरेक्ट हम लोग प्लेस करते थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के, लास्ट में वहाँ पे बैलेंस होता था, ठीक है। जब यहाँ पे आयोनिक मेथड में वहाँ पे करते हैं, जो 12th में पढ़ना होता है। चलिए इसी का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करके थोड़ा सा आसानी से हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 12 हो गया, 24 हो गया, ठीक है, ये 24 हो गया। अब इधर देखिए हम इधर दोनों को इधर हमारा लगभग बैलेंस है। अब इधर देखते हैं, इधर कितना हो गया हमारे पास ऑक्सीजन 9 है, हाइड्रोजन 40 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 12 18 हो जाएगा, 80 के 19 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इससे अगर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 2 जा 12 इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन का नंबर +6 × 2, ये 12 और बढ़ गया। अब चलिए हमारे पास कितना हो गया, 12 9 21, 3 ऑक्सीजन हमारे पास और बचा है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बारे में, इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे अगर हम बात करते हैं इसके लिए, तो हम आ जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको कर रहे हैं, तो ये हमारा बच गया 6। अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, अब यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन में कितना हमारे पास कितना है, 12 इधर बचा है, ठीक है। तो 12 के, तो अगर इसको हम 6 से मल्टीप्लाई 12 24 हो जाएगा, इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 दूनी 12, इधर 12 हो गया, ठीक है। और पहले से ऑलरेडी 14 था, तो इसमें कितना ऐड कर दे, 10 ऐड कर देंगे, ठीक है। टोटल नेट इंक्रीज कितना 10 का हुआ, तो ये हमारा 24 हो गया। अब चलिए यहाँ पे देखिए, इसको बैलेंस करने से क्या हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया या नहीं, देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑक्सीजन बैलेंसिंग के लिए बात करें तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है, 18 हो गया, 18 6 24 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जब इसको हम किए तो हमारा नेक्स्ट फिर से इंक्रीज कितना हो गया, फाइनली हमारा जो इंक्रीमेंट हुआ 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, प्लस कितना होगा 15 17, और 17 से 17 6 टू 12 12 9 19 19 और 6 कितना हो जाएगा 25 होगा, ठीक है। लेकिन नेट हमारा इंक्रीज कितना हुआ, 5 का इंक्रीज हुआ, ठीक है। नेट इंक्रीज हमारा 5 का हुआ, तो अब देखिए कितना हो गया हमारा टोटल 24 हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या 6 टू 12 हो गया, 12 हो गया। नेट इंक्रीज कितना का हो गया भाई, सॉरी, यहाँ पे 12 9 कितना होगा 21, तो नेट इंक्रीज 3 का हुआ, 3, ठीक है। ये हमारा टोटल 24 हो गया। इस प्रकार से आप देखें तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो गया, ऑलरेडी बैलेंस हो चुका। अब जो हम नेक्स्ट हम लोग वहाँ पर बैलेंस जो 4 नंबर पॉइंट है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। 4 नंबर पॉइंट मतलब जो चौथा रिएक्शन है, चौथा को हम बैलेंस करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, चौथा नंबर MnO2 + 4HCl क्या होगा, ऑलरेडी ये बैलेंस होगा, ठीक है। MnO2 + HCl लिखे हमारा, ठीक है, MnCl2 + H2O + Cl2। चलिए इसको बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देखिएगा क्या, सबसे पहले हमारा मैग्नीज एक है, इधर भी एक है, ऑक्सीजन 2 है तो इधर ऑक्सीजन 1 ही है, हाइड्रोजन इधर 1 है लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या करना होगा, ठीक है। क्लोरीन की इधर 1 है तो इधर 2 है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है।
तो अगर ये मैग्नीज Mn O2 ये 2 है, ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 बचा है, तो इसके लिए हम लोग आएंगे, ठीक है। यहाँ पे HCl है, ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर 4 कर देते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी हमारा मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे HCl MnCl2 प्लस H2 प्लस Cl2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 कर देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे 2 रहेगा हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी मैनेज हो जाएगा, ये भी मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब बचा हमारे पास किसकी बात, क्लोरीन की बात। अब क्लोरीन को कैसे मेंटेन, तो क्लोरीन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, तो टोटल 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे आसानी दिख रहा है और यहाँ पे हम लोग 4 पुट कर देंगे, हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। ये था हमारा केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करने का तरीका, ठीक है। ये हमारे केमिकल इक्वेशन का बैलेंस करने का तरीका था, ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। चलिए, अब जो हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन एक जो हमारे पास होता है, ठीक है, वह है क्वेश्चन वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, बिकॉज, या सिंपली लिखें टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। आपको पता, अब आपको लगा कि व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास किसको कहते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास की जैसे अगर बात करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे बोलेंगे कि व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे हम लोग सिंपली बोल देंगे क्या, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास अगर पूछा जाए हमसे तो हम बोल देंगे क्या, कि जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास की जैसे बात करते तो जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या, ठीक है। तो ड्यूरिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, टोटल मास कंजर्व्ड होता है, या सिंपली बोल सकते हैं नंबर ऑफ जो पार्टिकल होता है वो रिमेंस कंजर्व्ड होता है, ये पार्टिकल का जो नंबर होगा हमेशा क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बात है क्या कि केमिकल इक्वेशन को अगर हम बैलेंस किए तो इससे हमको क्या क्या मिलता है, ठीक है। मतलब इन्फॉर्मेशन में क्या क्या हमको हेल्प मिलता है, मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से, ठीक है, क्या क्या हमको मिलता है, मतलब कह सकते हैं सिंपली क्या, यहाँ पे एक हेडिंग लिख देंगे क्या हम सिंपली, ए बैलेंस्ड केम इक्वेशन, BALANCED बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, चलिए हम वन बाय वन करते हैं। सबसे पहला क्या, सबसे पहले हमको बताता है क्या, टोटल नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन में टोटल कितना, मतलब रिएक्टेंट में कितना नंबर ऑफ आइटम था, प्रोडक्ट में कितना नंबर ऑफ आइटम है, ये बताता है। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स, यही बताता है साथ में, नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। उसी चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। तीसरी पॉइंट क्या बताता है हमारा,
मास बाई मास रिलेशन, क्योंकि ये मास का ही बात है तो मास मास का रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। अगर कोई पूछ सिग्निफिकेंस ऑफ अगर बैलेंस इक्वेशन, तो आपको ये पॉइंट यहाँ से आप ये पॉइंट को आसानी से बता सकते हैं। 3 पॉइंट हो गया। ठीक है, चौथा 5 पॉइंट लिख लेते हैं। उसके बाद 5वां लिखा है, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम रिलेशनशिप आपको पता चल सकता है, क्योंकि अगर मास बाई वॉल्यूम, हाँ याद है कि ये सब पता चलेगा कब, वेन एवर द स्टेट ऑफ सबस्टांस इज गिवन इन द केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन में सबस्टांस दिया हुआ रहेगा, उसका स्टेट दिया हुआ है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तभी ये सारा कुछ पता चल सकता है, नहीं तो ऐसे आपको पता नहीं चलेगी। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये 5 पॉइंट्स हमको पता चल 5 चीज़ पता चल जाएगा। ठीक है, कि कैसे क्या हुआ, इस पांचों चीज़ के बारे में हम लोग पता कर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था दिस वाज अबाउट आवर, ये हमारा क्या चीज़ का था, ये हमारा केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस था। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे क्यों बैलेंस किया जाता है, इसका ये फ़ायदा था। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास आपको नहीं आता होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान नहीं होगा तो आप इसको काइंडली लिख भी सकते हैं। ठीक है, इफ़ द नंबर, या इस लॉ के अनुसार से डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टोटल मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, टोटल मास ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ना ही बनता ना ही बर्बाद होता है। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रह जाता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो टॉपिक हमारा क्या होगा, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, थर्मो, टॉपिक नंबर कितना था हमारा, 8 नंबर टॉपिक था। ठीक है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। अब इसको चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मो मतलब भी आपको पता होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मो। थर्मो मतलब आपको आसानी से पता होना चाहिए। थर्मोकेमिकल, थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट होता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट की बात हो। ठीक है, हीट की बात मतलब हीट आइदर इवॉल्व हो, आइदर एब्जॉर्ब्ड हो। ठीक है, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, लिखेंगे द केमिकल reaction in which the heat is evolved or absorbed during the reaction is known as thermochemical reaction। थर्मोकेमिकल रिएक्शन। अब इसके बाद बात है क्या क्या फैक्टर होगा जिस पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या फैक्टर दैट अफेक्ट इट। अब जो जो फैक्टर इसको अफेक्ट करेगा, मतलब ये फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर होगा अबाउट द क्या होगा, वो हमारा फैक्टर होगा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट के बारे में। दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा क्या होगा अबाउट एलोटॉपिक फॉर्म। एलोटॉप मतलब होता है बहुरूप, मतलब उसके रूप अलग अलग फॉर्म, जैसे कार्बन का होता है ना, ऑफ द सबस्टांस। ठीक है, जो इस नेचर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी के एलोटॉपिक फॉर्म पे भी
ठीक है। अगर होता है तो उस एलोटॉपिक फॉर्म पे भी उसका नाम फैक्टर ये भी डिपेंड कर, मतलब थर्मोकेमिकल रिएक्शन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहला फिजिकल मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट पे, दूसरा उसका अगर कोई दूसरा रूप पाया जा रहा है, जैसे कार्बन की बात, कार्बन का बहुत सारे एटॉप्स है। ठीक है, तो उस पर अगर हम बात करते तो इस पे भी हमारा डिपेंड करता है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब टॉपिक नंबर जो हमारा 9 था, 9 में हमारा कुछ पॉइंट्स थे, उसी पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉइंट क्या था, सबसे पहला था जो कैटालिस्ट याद होगा आपको, हम बोले थे वहाँ पे कुटना। ठीक है, मतलब वो क्या हो, कोई भी ये कोई भी सब्सटेंस कोई भी केमिकल हो सकता है डैट में। ठीक है, जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कैटालिस्ट होता है रिएक्शन के रेट को इंक्रीज ही करता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केस होता है जहाँ पे कैटालिस्ट रिएक्शन को डिक्रीज भी करता है। ठीक है, रेट को डिक्रीज भी करता है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, ठीक है, द सबस्टांस, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। द सबस्टांस which increases or decrease the rate of reaction without taking part in it is known as कैटालिस्ट। ठीक है, वैसा सब्सटेंस जो क्या करेगा, जो रिएक्शन में क्या होगा, बिना भाग लिए हुए अगर रिएक्शन के रेट को इंक्रीज क्या करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, डैट वुड बी कॉल्ड एज, उसी को कैटालिस्ट बोलेंगे। ठीक है, इसका पहला पॉइंट ये था। दूसरा हमारा क्या था, डैट वाज प्रीसिपिटेट। क्या था हमारा, प्रीसिपिटेट। प्रीसिपिटेट की बात करें तो प्रीसिपिटेट क्या है, ठीक है, लिखेंगे द सॉलिड मास which is settled at the bottom of the container during chemical reaction is known as precipitate। ठीक है, वैसा कोई भी चीज़ जो क्या करे, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन के में क्या, जो सॉलिड मास जो फॉर्मेशन होता है, और सॉलिड मास बन के वो क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है कंटेनर पे, या जो बीकर है उस बीकर में सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, दैट वुड बी कॉल्ड एज, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ठीक है, ठीक है, लिखेंगे सिंपली इसमें क्या, द रिएक्शन in which heat is evolved is known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। उसके बाद है क्या, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलेंगे, ठीक है, इंडोथर्मिक रिएक्शन की जैसे ही बात करते तो इंडोथर्मिक रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, द रिएक्शन, वैसा रिएक्शन इन विच heat is given to the system
इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हीट दिया जाए मतलब उसको क्या बोलेंगे, हीट दिया जाए। ठीक है, उसको एंडोथर्मिक है, जिसमें हीट इवॉल्व हो। ठीक है, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा 10th नंबर पॉइंट में क्या था। ठीक है, आयनिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन का मतलब क्या होगा। ठीक है, आयनिक इक्वेशन। ठीक है, आयनिक इक्वेशन की जैसे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एन इक्वेशन, उसके बाद समझाते हैं। एन इक्वेशन विच contains not only atom and molecule but also it contains ions is known as ionic इक्वेशन। ठीक है, मतलब वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या हो। ठीक है, वो सिर्फ एटम और मॉलिक्यूल का, वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें सिर्फ एटम और मॉलिक्यूल नहीं रखेगा, ये एटम और मॉलिक्यूल के साथ साथ। ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन आयंस फॉर्म। अगर आयंस फॉर्म इसके पास है तो दैट वुड बी कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक इक्वेशंस बोलते हैं। उसके बाद एक लास्ट हमारे पास बचा क्या इस लेक्चर का। ठीक है, वो हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोल बचा। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन की जैसे बात करें तो सिंपली इसमें क्या होगा। ठीक है, वैसा रिएक्शन, द रिएक्शन सिंपली लिखें, द रिएक्शन which took place in the presence of light is called photochemical reaction। photochemical reaction। ठीक है, वैसा रिएक्शन जो क्या होगा, लाइट के प्रेजेंस में होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए, उसको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या होता है कि यहाँ पे जो पॉइंट था हमारा, सबसे पहले कैटालिस्ट था, प्रेसिपिटेट था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, एंडोथर्मिक रिएक्शन, आयनिक इक्वेशन और फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको काम देंगे ड्यूरिंग जब चैप्टर पढ़ा जाएगा। तो वहाँ पे ये डायरेक्ट कैटालिस्ट बताया जाएगा, प्रेसिपिटेट, वहाँ पे बोला जाएगा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये बोला जाएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन है या आयनिक इक्वेशन है। तो यहाँ से आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए क्या क्या आप किस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब जो चैप्टर्स का जो मेन पार्ट है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, और रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, इसी चीज़ के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, फाइनली हम लोग इस चीज़ के बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का कितने अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, उस सारी चीज़ के बारे में हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के आप देखते रहिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। ठीक है, या आप कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया। अगर इफ़ दैट इज मोर, अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो ये काम करना है। ठीक है, आप उस नंबर पे आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट कांटेक्ट करने का टाइमिंग आपको बहुत से बहुत, ठीक है, 10 बजे के बाद कांटेक्ट नहीं करिएगा, रात में 10 बजे के बाद और सुबह में 8 बजे के पहले तक नहीं कांटेक्ट करना। 10 से 8 मतलब आपके पास जो दिन में 8 से रात 10 बजे तक आपको इस पर जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय स्टूडेंट्स, बाय।